ये हमारा चुनाव आयोग का टॉपिक है जीएस पॉइंटर के तहत। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान निर्वाचन आयोग का प्रावधान कहाँ करता है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में सही कथन क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके से और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके अथवा कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। जो वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मिलता है वही वेतन मुख्य चुनाव आयुक्त को प्राप्त होगा, और जो ग्राउंड उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के हैं वही ग्राउंड मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के भी होंगे। सही कथन देखना है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचक आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय दिया जाता है। सही है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से जो भी पहले हो तक होता है। ये भी सही है। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकता है। ये भी सही है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? या तो 6 वर्ष होती है या 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगी उसके तक वह अपने पद पर बना रहेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा प्रमाणित हो जाने पर कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पदमुक्त किया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचक आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अगर हटाना है तो उसके वही ग्राउंड है जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के हैं, लेकिन जब अन्य आयुक्त को हटाना है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं? तो भारत का निर्वाचन आयोग संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव करवाते हैं। निर्वाचन सूचियां तैयार कराने का कार्य करते हैं और उनका निरीक्षण करते हैं, निर्देशन और उन पर नियंत्रण भी रखते हैं। ये निर्वाचन आयोग के कार्य होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है। तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है। सही कथन है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवादों का निपटारा करता है। भारत में विधि निर्वाचन के लिए निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई हैं। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। ये प्रणालियां हैं जिन पर निर्वाचन होता है, जिनके आधार पर। भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में सही है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है, सिफारिश करता है और अधिसूचना जारी करता है। संसद के सदस्य की अयोग्यताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति राय प्राप्त करता है। ये भारत के निर्वाचन आयोग की राय को प्राप्त करता है जब राष्ट्रपति संसद के सदस्य की अयोग्यताओं से संबंधित कोई प्रश्न होता है। संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देते समय देने से पहले राय किसकी लेगा? तो निर्वाचन आयोग की राय लेगा, फिर निर्णय देगा। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि, जो कि जमानत राशि होती है, खो देता है तो उसका मतलब यह होता है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी जिससे वोट कम प्राप्त हुआ है। न्यायालय द्वारा आपराधिक घोषित किए गए
व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय कौन लेता है? तो ये संसद द्वारा लिया जाता है। कथन कह रहा है कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। सत्य है। आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया है। ये गलत हो जाएगा, इसको संसद ने अधिनियमित नहीं किया है। भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार क्या है? राइट टू वोट और सिलेक्ट होने का अधिकार विधिक अधिकार है। इसको वैधानिक अधिकार भी बोलते हैं, क्योंकि यह अधिनियम के अंतर्गत आता है, फंडामेंटल राइट नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया किस आम चुनाव में? तो 1889 में, क्योंकि इस समय जो वोट की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो पहली बार 1989 में 18 वर्ष की आयु के मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? 61वें संविधान संशोधन हुआ था 1988 में, और इसके बाद जो एज है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु सिद्धांत कौन से सम्मिलित हैं? राज्य विधानमंडलों के लिए सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल में निर्वाचित होना चाहता है वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा, और राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में सही कथन क्या है? निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वे को व्यक्त करता है जिससे यह पता चलता है कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचित विधि में हुए हाल के संशोधनों के विषय में अभी कौन कौन से संशोधन हुए हैं? इसमें भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्ध के होने पर दोष सिद्ध की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता। कोई अभ्यर्थी अब 2 या 2 से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता। ये संशोधन किए गए थे। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। अगर लोकसभा के चुनाव होते हैं तो प्रत्याशी को सरकारी निधि के लिए दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? निर्वाचन सुधारों से है। उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है, जहां सिर्फ 2 ही दल होते हैं, जैसे अमेरिका में है, ब्रिटेन में है। कथन कह रहा कि संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। सही है। कारण कह रहा निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा, दोनों अलग अलग सही है। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग कब बनाया गया? 1989 में निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। इसका चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता। तो जो स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं उसे भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित कराए जाते हैं। सही कथन क्या है? लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से
84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए, 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व है। सही है। किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। ये भी सही है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। ये भी सही है। परिसीमन आयोग के बारे में देखें तो परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कथन कह रहा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। सही है। कारण कह रहा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली नृजातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों के यथाउचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित की गई है। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को भागीदार बनाने के लिए। कथन क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। सही है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग की निरीक्षण करता है। नहीं, इसका निरीक्षण राज्य निर्वाचन आयोग करता है जो कि एक संवैधानिक प्राधिकरण है। सही कथन देखना है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। भारत में मतदान के लिए प्रयुक्त वीवीपैट का संस्करण कौन सा है? M2 M3 का संस्करण है। अगला टॉपिक राजनीतिक दल है। इसको देखते हैं। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल कम से कम 4 राज्यों में है। यदि कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तर का मान्यता प्राप्त है तो उसे राष्ट्रीय दल की पार्टी की मान्यता प्राप्त हो जाएगी। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता तभी दी जा सकती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है या संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है और न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त करता है। तो 2 चीज़ें होनी चाहिए, या तो लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त कर ले या संबंधित राज्य के किसी आम विधान चुनाव में जितने वोट पड़ते हैं उन वैध मतों का 6% और न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त कर ले तो वह राज्य स्तरीय दल का पार्टी घोषित हो जाएगी। किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तभी मिलती है जब वह दल उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या 4 से अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनावों या फिर उन राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त हो और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों। कम से कम 6% वैलिड वोट प्राप्त कर ले और कम से कम 4 सीटें प्राप्त कर ले। दूसरा, उस दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हो जाएं तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों, तब भी वह राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेगा। या वह दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो, तभी उसको राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से इसको राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। 1999 में किस पार्टी के विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया? कांग्रेस पार्टी के विघटन के बाद 1999 में राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया।
भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। नेशनल कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तथा समाजवादी पार्टी में से राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता किसको प्राप्त नहीं है? इस समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं प्राप्त है, राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई और अकाली दल में से क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, तो अकाली दल ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, बाकी तीन जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल तेलुगु देशम भी नहीं है। आम आदमी पार्टी ये रजिस्टर्ड राज्य स्तरीय पार्टी है, लेकिन बहुत जल्द अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने जा रही है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर ने स्थापना की थी ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन एंड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक भीमराव अंबेडकर थे। राजनीतिक दल और उनके गठन वर्ष के देखें, सीपीआई का गठन 1925 में हुआ था, सीपीआई का, और सीपीएम का गठन 1964 में हुआ था। एआईएडीएमके का गठन 1972 में हुआ था और तेलुगु देशम का गठन 1982 में हुआ था। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों, एक सीपीआई और दूसरा सीपीआईएम में हो गया 1964 में। भारतीय साम्यवादी दल दो पार्टी में विभाजित हो गया, एक सीपीआई के रूप में और एक सीपीआईएम के रूप में। चुनाव बांड योजना 2018 के संबंध में देखते हैं। राजनीतिक दलों को मिलने वाली चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। चुनावी बांड जारी होने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवस यानी शुरुआत के 15 दिनों तक ही यह वैध रहेगा। पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा कराए गए चुनावी बांड का भुगतान उसी दिन किया जाएगा। तो जो भी पात्र राजनीतिक दल होता है, जब वो चुनावी बॉन्ड प्राप्त करता है तो उसे उस तिथि की 15 दिनों के अंदर ही उसको भुगतान करा लेना चाहिए, नहीं तो इनवैलिड हो जाएगा। और यह सेवा सिर्फ एक ही बैंक द्वारा प्रदान की जाती है, एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक। कथन कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में कुछ नीति निर्देशन, कुछ वायदे और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत समाहित हैं। सही है। कारण कह रहा है, वह बहुत से चीज़ों की बृहद विस्तार में चर्चा करता है। कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं। कथन कह रहा है, भारत एक केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले। कथन सही है। कारण कह रहा है, बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। सभी सही है। कथन कह रहा है, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। सही है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है और कोई भी दल स्थायी नहीं है। कारण कह रहा है, अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। ये भी सही है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो, तो वहीं आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। एक दबाव समूह माना जा सकता है मजदूर संघ के सदस्यों को, यह इसे एक दबाव समूह माना जा सकता है। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया था। रजनी कोठारी ने इसका वर्णन किया था। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्ष में क्योंकि कांग्रेस ही पूरे भारत में राज्य करती थी, तो इसे एक दलीय व्यवस्था का प्रभुत्व मान लिया गया था। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को आया था, तो यह अधिनियम 15 फरवरी 1985 को आया था। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता पहली बार कब मिली थी? 1985 को मिली थी संवैधानिक मान्यता।
भारत में राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में किस स्थिति में मान्य होता है? कब पायलट होगा? यानी एक राजनीतिक दल जब दूसरे राजनीतिक दल में विलय करेगा तो उसकी शर्तें क्या हैं? जब विधान दल कम से कम दो तिहाई सदस्यों की ऐसे विलय के लिए सहमत हो जाता है तभी वह वैलिड माना जाता है, नहीं तो दल बदल अधिनियम के द्वारा उनको इनवैलिड कर दिया जाता है। राज्य की विधायिका संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारत में दल बदल के आधार पर होने वाली अयोग्यता का अपवाद माना जाता है। यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है तो वह दल बदल आधार के अयोग्यता का अपवाद माना जाएगा। दूसरा, यदि ऐसे पद पर न रहने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है तब भी वह अपवाद के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा अगर वह छोड़ के जाता है तो दल बदल के आधार पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 54 सदस्य होना चाहिए। कोई भी दल जो विपक्ष प्रतिपक्ष होना चाहता है उसको लोकसभा में कम से कम 54 सदस्य होना चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के नेता की मान्यता के लिए लोकसभा की सदस्य संख्या 543 का न्यूनतम 10% होता है, जिसमें 54 सदस्य संबंधित पार्टी का होना चाहिए, तब वह विपक्षी दल का घोषित कर दिया जाएगा। साम्यवादी दल ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया था। ये आंध्र प्रदेश में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया था। कामराज योजना का उद्देश्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना कामराज योजना का उद्देश्य था। कथन कह रहा है भारत में लिखित संविधान है, सही कह रहा है। कारण कह रहा है शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं के संकेतक है। कारण भी सही है, लेकिन कारण और कथन का संबंध नहीं है तो ये इसकी व्याख्या नहीं करता। तो यहाँ से ख़त्म करते हैं, मिलते हैं संविधान संशोधन में।